हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम एचपीआरसीए द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, एचपीआरसीए जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है उसमें दो तरीके के एरिया वो रखता है। एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा एरिया होता है जिसका सिलेबस सभी के लिए कॉमन होता है। तो हम किसको कर रहे हैं? जो सभी के लिए कॉमन है। आज का जो हमारा पेपर है वो है स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 शिफ्ट थर्ड। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कंप्लीट पूरी कर दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो शिफ्ट थर्ड थी इसमें कौन कौन से एरिया से सवाल पूछे गए थे। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एचपीजी के करंट अफेयर, इसके अलावा स्टैटिक जीके से भी दो क्वेश्चन आए थे। अगर हम देखें, इसमें हाईलाइटेड जो एरिया थे जिससे ज्यादा सवाल पूछे गए वो थे इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस। इन चार एरिया में कमीशन ने हर बारी हर पेपर में फ्लक्चुएशन शो की, यानी किसी पेपर में इनमें से किसी एक में ज्यादा सवाल पूछ दिए या किसी एक में कम सवाल पूछ दिए। तो इन एरिया पे हमें अपने ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी कमीशन का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जिससे वो क्वेश्चन की फ्लक्चुएशन शो करने के लिए यूज करता है। ठीक है, अगर हम देखें, अब हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2018। अगर हम देखें ऑप्शंस को, अगर हम पढ़ें तो हमें पता है कि इसमें बी या डी में से एक आएगा, लेकिन अब फॉर आएगा या सिंस आएगा, इसमें हमें अमूमन कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हम देखें इसमें फॉर या सिंस में से कौन सा आएगा, तो देखिए इसमें आएगा सिंस। इसमें क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा हमारा सिंस। अब अगर हम देखें, इसमें हमारा ऑप्शन डी आएगा सिंस। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसमें क्या होता है, अगर हम देखें इसमें ये जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी गई है ये हमारी कब से रह रही है? वो पास्ट से रह रही है अब तक। देखिए, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी वो पास्ट में शुरू हुआ, काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन ये अब तक कंटिन्यू है। कब तक है? ये अब तक कंटिन्यू है। यानी कि यहाँ पर टाइम बता दिया गया है 2018। अगर हमारे पास टाइम दे दिया जाए 2018, या डे दे दिया जाए मंडे, या फिर टाइम दे दिया जाए 10 AM, तो यहाँ पर क्या लगेगा? स्पेसिफिक टाइम है। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है सिंस। क्या लगता है? सिंस। और अगर मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, तो क्या लगेगा? फॉर। अगर यहाँ पर सिर्फ 6 ईयर लिखा होता तो लगता फॉर। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज। अ पर्सन हु डिसलाइक और स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास: नार्सिसिस्ट, इंट्रोवर्ट, साइकोफेंट, एंड अगला आता है हमारे पास मिसोगिनिस्ट। ठीक है, अगर हम देखें इनमें से कौन सा वर्ड हमारा जो है इस पूरे के पूरे को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो वो रहा हमारा, अगर हम देखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी का क्या मतलब होता है? मिसोगिनिस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो नारी से क्या करे? द्वेष करे। ठीक है, नारी के अगेंस्ट हो। ये हो गया हमारे पास मिस से याद रखेंगे आप, मिस से ध्यान रख सकते हैं, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। बाकी ऑप्शन क्या है हमारे पास? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का क्या मतलब होता है? नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन अपने आप को एडमायर करता है, अपनी तारीफ करता है वो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, या अपनी तारीफ करने में उसको ज्यादा रुचि होती है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी फीलिंग को अंदर ही रखता है वो। अगला आता है हमारे पास सिकाफेंट। इसका क्या मतलब होता है हमारे पास? चापलूसी करना, यानी किसी की अटेंशन गेन करने के लिए उसके आगे पीछे किसी को एक उसकी इंपॉर्टेंस शो कराना। ठीक है, गेन करना उसकी अटेंशन को, चापलूसी करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड दैट स्टूडेंट हु गैदर इन द ऑडिटोरियम फॉर एनुअल डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर ए आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा, या एन आएगा, इसमें हमारे को बताना है। तो अगर हम देखें, अब देखिए इसमें क्या बुलाया गया है? स्टूडेंट्स हु गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा लगेगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द। इसमें क्या लगेगा? द लगेगा। अगर हम देखें, ए क्यों नहीं लगेगा? ए यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। और यहां पर अगर हम देखें, द क्यों लगेगा? क्योंकि ये रेफर कर रहा है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, तो ए लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम 3 देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से किए।
शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018. अ पर्सन हु डिसलाइक, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग. क्या पूछा गया है? अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर. यानी अपोजिट बताना है जो भी वर्ड यहाँ पर कैपिटल होगा. शी एंश्योर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट रिसीव देयर असाइनमेंट ऑन टाइम. यानी एंश्योर्ड का बताना है. इस टेंस का मतलब क्या हो गया? शी एंश्योर्ड, उसने कंफर्म किया, पक्का किया कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी असाइनमेंट समय पे मिले. देखिए, श्योर करना, ठीक है. उसके बाद कंप्लीटेड, कंफर्म्ड, ये तो हो गया. ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड नहीं होगा इसका, ये ओवरलुक्ड अपोजिट है किसका? एंश्योर्ड का. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो एंश्योर्ड का अपोजिट क्या होगा हमारे पास? अगर हम एंश्योर का मतलब देखें, एंश्योर का क्या मतलब होता है? विच मीन्स टू मेक सर्टेन दैट समथिंग शैल अकर और बी द केस. ठीक है, एंश्योर करेंगे हम. एंश्योर का मतलब होता है हमारे पास टू मेक श्योर, ग्रांटेड और सिक्योर एन आउटकम. ठीक है. ओवरलुक का क्या मतलब होता है? ओवरलुक्ड का मतलब होता है टू फेल टू नोटिस, इग्नोर्ड, निग्लेक्टेड समथिंग. ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं समथिंग. क्या अपोजिट होना था? निग्लेक्ट करना. तो यहाँ पर होगा ओवरलुक्ड. नेक्स्ट आता है हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट proverb to replace the highlighted word in the sentence below. In all situations, Ravi proved that he could remain calm and thoughtful, showing wisdom and control over his life. ये क्या कह रहा है कि जितनी भी सिचुएशन थी, रवि ने उसमें प्रूव कर दिया कि वो क्या रह सकता है? काम रह सकता है, थॉटफुल रह सकता है, शोइंग विजडम एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ. ये क्या शो कर रहा है? विजडम एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ. तो देखिए, अगर हम देखें, a still tongue makes a wise head, a calm mind is its own reward, a wise man rule his own spirit, speech is silver but silence is golden. तो इसका होगा हमारे पास ऑप्शन सी, a wise man rules his own spirit. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देखिए, अगर हम देखें विजडम एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ का और रूल हिज ओन स्पिरिट का मतलब अगर हम देखें, जो हमने ये किया, क्या होता है? शोइंग विजडम, कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, रूल हिज ओन स्पिरिट, और यहाँ पर है विजडम एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ. तो यहाँ पर हमारे को ये मैच करता हुआ दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर से कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने. देखिए, हमने इसमें किया, शी एंश्योर का क्या होगा? एंश्योर का अपोजिट होगा ओवरलुक्ड, और इसमें शोइंग विजडम एंड कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, तो ये हो जाएगा अ वाइस मैन रूल्स हिज ओन स्पिरिट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है रीजनिंग का. अब रीजनिंग में देखिए क्या क्वेश्चन है. निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और सवाल का उत्तर दें. काउंटिंग केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए. बाएं से दाएं की जानी चाहिए काउंटिंग, पहले ही बता दिया गया है इनके द्वारा. ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और उसके ठीक बाद में भी एक संख्या है? ऐसे कोई हमारे को सिंबल बताने हैं, प्रतीक बताने हैं जिसके पहले भी संख्या है, यानी पहले भी क्या है? नंबर है, और बाद में भी नंबर है. पहले भी नंबर और बाद में भी नंबर. तो देखिए, ये सिंबल है, इसके पहले तो नंबर है लेकिन बाद में नंबर नहीं है. अब ये सिंबल है हमारे पास, इसके पहले सिंबल है, बाद में नंबर है. अब ये सिंबल है, इसके पहले भी नंबर है और बाद में भी नंबर है. तो ये हो गया हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला सिंबल, लेकिन इसके बाद में संख्या नहीं है. फिर ये वाला आया तो इसके पहले संख्या नहीं है. ये वाला सिंबल आया तो इसके बाद में भी संख्या है और पहले भी संख्या है. ये वाला सिंबल आया तो इसके पहले भी संख्या है और बाद में भी संख्या है. बाकी सिंबल के इस सिंबल के पहले संख्या है, बाद में संख्या नहीं है. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 3. ऐसे कितने केस मिले हमारे को? 3. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो देखिए, हमारा क्या आया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं हम अपना. इन सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कोड में a प्लस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b. तो देखिए, हमें यहाँ पर ध्यान से रखना है कि देना है कि a प्लस बी में a क्या है? डॉटर है b की. क्योंकि कभी कभी वो ऐसे ही लिख सकता है b इज द डॉटर ऑफ a. तो हमें ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है. a हैश b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b. a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b. एंड a एंड b मीन्स a इज द फादर ऑफ b. अब हमें बताना है कि इसको बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद क्या क्वेश्चन बताना है? हाउ t रिलेटेड टू m. देखिए, t प्लस r, प्लस का क्या मतलब होता है? डॉटर. t इज द डॉटर ऑफ r. t इज द डॉटर ऑफ r. ये बन गया हमारे पास. अब एंड का क्या मतलब था? फादर. r इज द फादर ऑफ y. यानी ये फादर है, और ये किसके फादर है? y के. ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया. इस सिंबल का क्या मतलब है? ब्रदर. y इज द ब्रदर ऑफ g. y इज द ब्रदर ऑफ g. अब मल्टीप्लाई आ जाता है. मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? वाइफ. g इज द वाइफ ऑफ m. g इज द वाइफ ऑफ m. यानी ये मेल हो गया. ठीक है, अगर g वाइफ है तो ये तो मेल होगा. अब उसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास हाउ t रिलेटेड टू m. हाउ
टी रिलेटेड टू एम, ठीक है, हाउ टी रिलेटेड टू एम। देखिए ये दोनों क्या है, हमारे पास सिस्टर्स हैं और ये सिस्टर के हस्बैंड हो गए। तो इन्होंने पूछा कि टी का क्या संबंध है एम से, टी का क्या संबंध है एम से, तो वाइफ की सिस्टर है। देखो मदर सिस्टर, वाइफ्स मदर, वाइफ सिस्टर है, क्या है ये, वाइफ सिस्टर, पत्नी की बहन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पर वर्ड दिए हैं बैट, ओडीडी, बॉक्स, ईजीजी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर। अब देखिए हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पर इन्होंने बायां और दायां पहले ही क्लियर कर दिया है, लेफ्ट और राइट पहले ही क्लियर कर दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट। अब ये है राइट, राइट से सेकंड वर्ड कौन सा है, सेकंड वर्ड है हमारे पास ये, इसको पहले लिख देते हैं इधर बॉक्स, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें भी, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, तो ये हो गया हमारे पास ओ, एंड थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड वर्ड लेफ्ट से क्या है हमारे पास, ये ओ डी डी, और इसका कौन सा लेटर लेना है, द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, थर्ड लेटर हो गया हमारे पास डी। अब इसके बीच में कितने हमारे पास लेटर है ये हमने बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारा ये रहा डी, ये रहा हमारा ओ, इनके बीच में बताना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हमारे पास, ऑप्शन बी 10 इज द राइट आंसर। तो हमारे पास इसमें दिखे हमारे को 10 जो इनके बीच में है, तो हमारा आंसर क्या होगा सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अब अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो 3 है वो एक जैसा युग्म बनाते हैं, यानी उनमें जो पैटर्न फॉलो होगा वो एक जैसा है, बाकी कोई एक होगा जिसमें वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हमें वो पहचानना है, ठीक है। हमें क्या करना है, odd one out is not based on the number of consonant and vowel on their position in the letter cluster। तो ये बता दिया गया है। तो क्या बताना है हमारे को कि कौन सा अलग है, कौन सा अक्षर उस समूह में शामिल नहीं होता। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमने अपनी सहूलियत के लिए ए से जेड तक लिख दिया, उसमें काउंटिंग भी लिख दी है। अगर हम देखें के आई किसमें कन्वर्ट हुआ, पी एम में। के कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा के और ये रहा हमारा पी। के से अगर हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5, कितने चले हम, के प्लस 5 तो हम पहुंचे पी पे। अगर हम देखें आई कितना चला, आई पहुंचा एम पे, ये रहा हमारे पास आई, ये पहुंचा एम पे, 1 2 3 4, आई चला +4, ये एम पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पर रूल फॉलो हो रहा है +5 +4। अगला देख लेते हैं हम आई जी एन के, आई रहा हमारे पास ये, इसके आगे 5 पॉइंट होगा, अगर हम 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर एन पे आ रहा है, तो ठीक है यहाँ पर ये +5 वाला रूल अप्लाई होता है। जी के बाद +4 चेक कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4, तो के, तो ये वाला भी ठीक है, यानी हर एक में क्या अप्लाई होना चाहिए, +5 और +4। अब एम से +5 करेंगे तो कहां पर पहुंचेगा, एम से अगर +5 करेंगे तो कहां पहुंचेगा, 1 2 3 4 5, आर पे ही पहुंचेगा। के से +5 करें, के से +4 करेंगे 1 2 3 4, तो ओ पे ही पहुंचेगा। यानी इन तीनों का तो हमें श्योर हो गया कि ये एक ही युग्म बनाते हैं। ओ और ओ एम और टी आर कर देखते हैं, ओ से +5 करेंगे तो कहां पहुंचेगा, 1 2 3 4 5, ये तो सही आ रहा है। अब एम का देख लेते हैं, 1 2 3 4 क्यू, लेकिन यहाँ क्या दिया है, आर दिया है, यहाँ क्या होना था, क्यू होना था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी से भिन्न है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओ एम टी आर। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था, +5 +4, ठीक है। पहले नंबर में +5 कर रहे थे, दूसरे वाले नंबर में +4 कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, O P Q R S T U are sitting around a circular table facing the center. T sits third to the right of Q, S sits second to the right of P, R is the immediate neighbor of O and S। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, सर्कुलर टेबल, और जो सभी है वो कहाँ को बैठे हैं, सेंटर को फेस करके। जब सेंटर को फेस करते हैं तो ये होता है उनका राइट और ये होता है उनका लेफ्ट। नेक्स्ट बोल रहे थे ये, T sits third to the right of Q, Q के राइट की तरफ को थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, टी, तो 1 2 3, यहां पे बैठेंगे हम टी को। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P, जो S है वो बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो अगर हम P को बिठा दें, अगर हम P को कहीं भी बिठा देते हैं, देखिए S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P,
राइट ऑफ पी। देखिए अगर हम यहाँ पी को बिठाएंगे तो ये सेकंड में तो टी आ जाएगा, अगर हम यहाँ पी को बिठाएंगे तो इसके सेकंड में क्या आएगा, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस। ठीक है, आर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड एस। जो आर है हमारे पास वो इमीडिएट नेबर है किसका, ओ एंड एस का। तो हम आर को यहाँ बिठा देंगे, ओ को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्या पोजीशन है आर की क्यू के रिस्पेक्ट में। क्यू से देखना है हमारे को कि क्यू से आर कहाँ है। तो अगर हम देखें ये क्यू का क्या है, इस तरफ को लेफ्ट है। अगर हम देखें 1 2 तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, आर। अब देखिए आप बोलेंगे कि यू तो रह गया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमने सबसे पहली पोजीशन बताई थी कि टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू यहाँ बैठा है, तो यहाँ पर एक पोजीशन खाली थी तो यहाँ पर यू बैठ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है किसकी बात की है कि आर कहाँ बैठा है क्यू के संदर्भ में, तो आर बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट, बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना हिंदी के पोर्शन पे। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है। ठीक है, किसी महान से सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। कटी पतंग होना, क्या हो जाना, कटी पतंग होना। मर जाना, अस्वस्थ होना, कोई बात ना करे, निराक्षित होना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निराक्षित होना। अपनी गली में कुत्ता शेर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। बेकार की बहस, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, ना पूरी होने वाली शर्त, अपने घर में सबका जोर चलता है। तो अपनी गली में कुत्ता शेर यानी कि अपने घर में सबका जोर चलता है। देखिए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं अपना निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रिया शब्द से पूर्ण करें। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रगीत सुना, पढ़ा, बोला या लिखा। तो उन्होंने क्या किया था, लिखा। मैं सुई डैश कपड़ा सिल रही हूं, सुई पर, सुई ने, सुई का, सुई से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुई से। तो ये हो गया हमारे पास लिखा एंड से। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइंस से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। इंक्रीज एपेटाइट, एड डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, प्रोवाइड एनर्जी। तो हमें पता है कि जो हमारे पास पानी का मुख्य जो काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। क्या करना चाहिए हमारे पास, क्या करता है पानी, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। ठीक है, वैसे तो पानी सब चीजों में हेल्प करता है, लेकिन जो उसका मुख्य कार्य है वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास वेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इन स्टमक। तो अगर आपको याद होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किसी पेपर में पूछा गया है। उसका जो आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास पेप्सिन। ए इज द राइट आंसर। अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को, पेप्सिन क्या करता है हमारे पास, स्टमक में ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब उसका आता है अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, फाउंड इन सलाइवा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लैक्टेज क्या करता है हमारे पास, लैक्टेज ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को, द शुगर इन मिल्क, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट को, और ये भी हमारे पास सिमिलरली जो ये चीज हमारे इन दोनों में कॉमन है तो इसी में मिलती है। ठीक है, तो पेप्सिन, अमाइलेज, लैक्टेज एंड लाइपेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर आप देखोगे कौन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल, तो देखिए इसमें जो हमारे पास हाइपरटेंशन है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे तो टीबी जो है हमारे पास, ट्यूबरक्लोसिस, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। मलेरिया कम्युनिकेबल है, हैजा भी क्या है हमारे पास, कम्युनिकेबल है। तो अगर हम देखें ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हैजा, ये सारे के सारे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स के द्वारा। बाकी जो हाइपरटेंशन है हमारी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया पेप्सिन, हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट। एसआई यूनिट क्या है मूवमेंट की, तो सबसे पहले हमारे को मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम में। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम देखें जो न्यूटन है, जो हमारे पास न्यूटन है वो किसकी यूनिट है, फोर्स की। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। और जूल वर्क या एनर्जी की। ये हो गया हमारे पास। तो यहां से पता चला न्यूटन फोर्स की है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड मूवमेंट की है, वॉट किसकी है हमारे पास, पावर की, और जूल किसकी है हमारे पास, एनर्जी या वर्क की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट आया पॉलिटी का पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नीचे दिए गए भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में कहा गया है, भाग 4
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में राज्य शब्द का अर्थ भाग 3 मौलिक अधिकार में दिए गए अर्थ के समान होगा। तो देखिए, जब हम डीपीएसपी और हमारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो वहां पर एक अनुच्छेद में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। अगर एक अनुच्छेद का मतलब समझ आए, उसका जो आंसर है वो कौन सा होता है? हमारा आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 36। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज संस्थानों के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेटिव है, 29। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए अनुच्छेद 36 एंड 29। नेक्स्ट आया हिस्ट्री से। 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और स्वदेशी प्रस्ताव अपनाने के लिए जाना जाता है? अगर आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में 1907 का पूछा गया था, अब पूछा गया 1905 का, तो वो थे हमारे पास डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला आता है हमारे पास, उपनिवेशित समाजों के लिए उपनिवेशवाद का प्रमुख नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, जो हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे, उसका जो हम उपनिवेशवाद थे, किसी के उपनिवेश थे हम किसी के, तो हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या होगी? हमारी स्वतंत्रता पूरी की तरह खत्म हो गई। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन था उनका संशोधन किया गया। कच्चा माल ले जाते थे और यहाँ पर मार्केट में क्या करते थे, उनको ज्यादा अमाउंट में उनको रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाएंगे, फिर अपना बना बनाया माल यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, स्वतंत्रता की हानि और संसाधनों का शोषण। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। भारत में बैंक अपने जमा का केवल एक छोटा भाग नकद के रूप में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं हमारे बैंक? तो ये पूछा गया है। टू प्रोवाइड फॉर विड्रॉल बाय डिपॉजिटर, फॉर इमरजेंसी ओनली, टू अर्न प्रॉफिट फॉर कैश। तो इसका आंसर है हमारे पास जमाकर्ताओं द्वारा निकासी की सुविधा के लिए, टू प्रोवाइड फॉर विड्रॉल बाय डिपॉजिटर। ठीक है, वाई डू ऑल द बैंक ऑफ वाई डू बैंक इन इंडिया कीप्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश? टू प्रोवाइड फॉर विड्रॉल बाय डिपॉजिटर्स। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में मनाया जाता है? तो अगर आप देखेंगे मिंजर मेला, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, चंबा घाटी में। कौन सी घाटी में? चंबा घाटी में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश स्लम डेवलपर्स एक्ट 2022? तो अगर हम देखें इसमें क्या है हमारे पास, इसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो वो है हमारे पास योग्य जो हमारे स्लम अधिकारी है, निवासी हैं जो हमारे पास, उनको स्वामित्व अधिकार प्रदान करवाना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए इसका होगा चंबा घाटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एज पर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द अप्रोप्रिएट contribution of secondary sector at current price to the gross state value added of हिमाचल प्रदेश in 2024-25? तो ये पूछा गया है। तो ये कहां से हमारे पास? इकोनॉमिक सर्वे से है। तो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आ भी गया है, तो उसको हमारे को करंट अफेयर के लिए हिमाचल प्रदेश की कवर करना है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो कौन सा है? सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 39.50। इन विच माउंटेन रेंज इज कुक्ति पास लोकेटेड? अब देखिए कुक्ति पास हमारे पास कहाँ है, तो अगर हम देखें, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुक्ति पास किसको किससे जोड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीर पंजाल रेंजेस में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिसंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश की कौन सी रेलवे लाइन भारतीय पर्वतीय रेल मार्ग के अंतर्गत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसको? तो वो है हमारे पास कालका शिमला रेलवे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कालका शिमला रेलवे। करंट अफेयर आते हैं हमारे पास अगले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स MPI इज नॉट करेक्टेड? कौन सा नहीं है हमारे पास करेक्टेड? तो अगर आप देखेंगे ये हमारा करंट अफेयर का भी है और MPI से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? इंडियाज नेशनल MPI हैज देयर इक्वली वेटेड dimension, health, education and standard of living. The three dimensions in the index are represented by bar 12 indicator. The index is calculated mainly based on the data from the socio-economic caste census. Kerala has lowest multi-dimensional poverty among the state. ठीक है, तो अगर हम देखें इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो डाटा है ये इसके द्वारा नहीं दिया जाता, नहीं है ये वाला डाटा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, तो ये वाली सही नहीं है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर अनवील्ड एट सेमिकॉन इंडिया 2025? तो वो है हमारे पास ऑप्शन डी, विक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
2025 में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अल्बानिया द्वारा नियुक्ति दुनिया के पहले एआई निर्मित मंत्री का क्या नाम था? तो वो था हमारे पास डिएला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास विक्रम और डिएला। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2025 एशिया यूथ गेम्स जो कहाँ हुए हमारे पास? मनामा। कहाँ हुए? मनामा, बहरीन में आयोजित किए गए। भारत ने अपने अब तक के सर्वोत्तम पदक संग्रह में कुल कितने पदक जीते? ये बताना है हमारे पास। ये तो टोटली करंट अफेयर से है। देखिए इसका क्या आंसर है हमारे पास? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 48। इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंडक्टेड इट्स 17th एडिशन इन विच कंट्री? तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मंगोलिया। कहां पर? मंगोलिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारे पास 48 एंड मंगोलिया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास स्टैटिक। कौन सा अभ्यारण्य जो भारत के असम राज्य में स्थित है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, तो वो है हमारे पास काजीरंगा अभ्यारण्य। काजीरंगा अभ्यारण्य। विच क्लस्टर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा क्लस्टर कपास बुनाई के निर्यात में विशेषज्ञ है? ये बताना है हमारे पास। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास इधर, तो इसका होगा ऑप्शन बी तिरुपुर तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काजीरंगा अभ्यारण्य और तिरुपुर तमिलनाडु। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और एक बचा मिसलिनियस से, आईक्यू निम्नलिखित में से किस शब्द का मतलब है? तो आईक्यू होगा हमारे पास इंटरनल क्वालिटी या इंटेलिजेंस कोशिएंट। तो ये होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है हमारे पास, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो हमारे स्टाफ नर्स शिफ्ट 3 में पूछे गए थे, जो सभी के लिए कॉमन थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।